Okay, so here we are live. Very good evening. Quickly confirm, am I audible? Am I visible? Good evening. Good evening, नरेंद्र कैसे हैं आप? ओके सो सबसे पहले मुझे प्लीज ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए. इफ एवरीथिंग इज ओके वी कैन बिगिन विद द सेशन. जब तक आपका चेक आता है तब तक मैं फटाफट मेरा इंट्रो दे देती हूँ. मैं हूँ स्वाति अग्रवाल. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी. मैंने CA CS BCom ऑनर्स किया एंड इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग. एंड आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपने आप में एक ऐसा लॉ है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आप मान के चलिए इसमें से 15 to 17 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं. दैट लाइक विथ सच स्मॉल टॉपिक. क्योंकि पहला यूनिट बहुत बेसिक है, दूसरा थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसके सेक्शंस ना 2-3 बार पढ़ लो तो याद हो जाते हैं. एंड थर्ड यूनिट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर क्योंकि आज हम इसको स्टार्ट करके फिनिश ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो आप लोगों को बहुत मतलब जल्दी से ऐसा लगेगा कि यार वी फिनिश्ड ऑफ, जबरदस्त हो गया. ओके नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता है इस यूनिट में क्या है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. Okay, so do you guys know what is the most interesting thing of this particular unit is कि इसमें रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया. तो मैम इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना, मतलब नॉर्मली तो है. इंटरेस्टिंग चीज ये है इसके अंदर कि यहाँ पर जैसे ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होते हैं या फिर डिसॉल्व होते हैं, उसका पूरा के पूरा प्रोसीजर इसके अंदर है. लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है ना बेटा, वो सेक्शन 58 में. नॉर्मली कोई भी फर्म के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले हम बता देना फर्म रजिस्टर कैसे होगी, फर्म कैसे बनेगी. लेकिन यहाँ पर लास्ट में याद आया बल्कि डिसोल्यूशन जो है उसका सेक्शन इससे पहले है. सो 39 ऑनवर्ड्स यू विल सी के डिसोल्यूशन के सेक्शंस है, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है 58. बताइए. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बेसिकली अगर हमें करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? आई जस्ट राइट द प्रोसीजर, ध्यान से देखना. सो ये है हमारे मिस्टर पार्टनर. ओके, अभी ही वांट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विद सम अदर पार्टनर्स. अभी ही वांट के रजिस्ट्रेशन कराना है और बाकियों को भी इसने कन्विंस कर लिया. तो अब ये कैसे होगा? तो ये जाएंगे एक और भाई साहब के पास. इन भाई साहब का नाम है रजिस्ट्रार. ओके जो भी जिस एरिया में ये फर्म ओपन करना चाहते हैं उस एरिया के रजिस्ट्रार को ढूंढना है, उसके पास जाना है, बहुत इजीली लोकेट हो जाता है. वहां जाकर इनको ना एक डॉक्यूमेंट देना है. अब वो डॉक्यूमेंट में क्या है? उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा फर्म का नाम, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इफ एनी, देन हर एक पार्टनर ने किस डेट को ज्वाइन किया था और सारे पार्टनर्स का पूरा नाम और परमानेंट एड्रेस और फर्म का ड्यूरेशन. So this is the statement that needs to be submitted along with the fees. तो फीस और स्टेटमेंट, ओके, सारी चीजें रजिस्ट्रार को देनी है. इसमें हर एक पार्टनर का साइन होना चाहिए. इतना ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे आपको क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है. लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल केस है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे सकती है इन चीजों को यूज करने के लिए भी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लाइक मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं कुछ ज्यादा इंक्विजिटिव थी, तो मैंने ये चीज पूछी क्यों. आई आस्क्ड व्हाई, क्यों नहीं यूज कर सकते ये वाले नाम. तो ये नाम आप इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज हमारा एक्ट ब्रिटिश एक्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. ब्रिटिशर्स के एरा में ये जो वर्ड्स है ना, क्राउन, एम्परर, क्वीन, किंग, इनका बहुत रॉयल डिफरेंट वैल्यू है. दे डोंट अलाउ, तो हमने भी बोला हम भी नहीं अलाउ करते. ठीक है, बीकॉम खत्म करने के बाद सीए में कितना टाइम लगेगा? तो बीकॉम के बाद क्यों कर रहे हो, फाउंडेशन से क्यों नहीं कर रहे हो? है ना, वो चीजें जवाब दो, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ. तब तक यहाँ पर आते हैं. अब ये रजिस्ट्रार भाई साहब के पास हमने सारे डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए. अब ये रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो वो ड्यूली उस फर्म को रजिस्टर ऑफ फर्म में एंटर कर देगा और फर्म का नाम अब
प्रॉपरली रजिस्टर हो गया। तो अब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास ये एक नोटबुक है ना, इसका नाम है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। उसमें फर्म का नाम डाल देंगे और फर्म को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर मान लो किसी भी कारणवश कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करती है लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिशन में डिले कर देती है या कुछ और गड़बड़ कर देती है, तो उस केस में रजिस्ट्रार उस फर्म को पेनलाइज कर सकते हैं 100 रुपीज पर ईयर का पेनल्टी। बस 100 रुपए, वो भी पूरे साल भर के डिले के। हाँ इतना कम क्यों भाई? वैसे तो फर्म ने डिले क्या ही किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी कोई फर्म करा रही है और उसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो 100 रुपए बहुत हो गए ना। 1930 में तो बहुत होते थे, है ना, 1932 में काफी ज्यादा होते थे, अभी भी मतलब दे साइड इतना तो बहुत है। नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा? तो इंग्लिश लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे भी ऑप्शनल है। हम तो कहते हैं भैया रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो कराओ, नहीं तो मत करवाओ, तो हम तो कोई पेनल्टी नहीं लगाते। लेकिन सेक्शन 69 कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, नो सूट इन सिविल केस बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। मान लो किसी थर्ड पार्टी ने तुमसे गुड्स ले ली, ओके, और गुड्स लेने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे हम सू कर देंगे, हम केस कर देंगे उसके अगेंस्ट। नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन ही नहीं है केस करने का। तो you cannot file any suit against any of the co-partners, right? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स वगैरह क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शनल है। नंबर 2, नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, क्योंकि हमने रजिस्टर किया हम केस नहीं कर सकते, ना ही हम सेट ऑफ कर सकते। सेट ऑफ मतलब ए ने हमसे लिया था 100 रुपीज का सामान, ठीक है, हमने ए को दिया था 300 रुपए का सामान। अब नेट अमाउंट ए कितना पे करेगा? 200। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो 200 का भी ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा 300 देना पड़ेगा। उनसे सॉल्व बाद में मिले तो मिले, नहीं मिले तो आपकी किस्मत। ओके, तो 100 रुपए के ऊपर का, अच्छा हाँ, या तो मैंने एग्जाम्पल बहुत ही कम अमाउंट का ले लिया, 1000 ले लेते, 3000 और 1000, तो 100 रुपए तक का तो क्लेम कर सकते हैं, 100 के ऊपर का कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स थे, है ना, तो तीनों पार्टनर्स ABC, तीनों पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स मिलके तीसरे के ऊपर बहुत खराब, मतलब उसको प्रॉफिट शेयर नहीं देते थे ईमानदारी से, उसको बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अब वो अग्रीव्ड पार्टनर, वो दुखी आत्मा भी केस में नहीं जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है बाकी के पार्टनर्स के अगेंस्ट केस करने। बताओ क्यों? बिकॉज फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप पार्टनर्स कैसे हो? कोर्ट कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी केस कर सकती है अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब हम किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, वो लोग हमारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं ना। लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, केस स्टडी भी आती है। नेक्स्ट, तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट फॉलोइंग राइट। कौन से राइट है जो एक्टिव रहेंगे? थर्ड पार्टी अभी भी केस कर सकती है, पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए सू कर सकते हैं, कह सकते हैं भैया फर्म ही बंद करा दो, या फिर ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर ऑफ कोर्ट है, उनके पावर्स एज इट इज है, फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, और 100 रुपए तक का तो सेट ऑफ कर ही सकते हैं, 100 रुपए। ओके, सो एन कंपनी जो कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है 2015 से, उसमें 2016 में पता है क्या होता है, एक ही डेथ हो जाती है, बी और सी बचते हैं। बी और सी ने एक्स के अगेंस्ट केस कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ एन कंपनी बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन के, तो क्या ये केस टेनेबल है? तो यहां पर सिंपल है, ये जो रजिस्टर्ड फर्म है, क्या ये अभी भी रजिस्टर्ड फर्म है या अभी अनरजिस्टर्ड होगी? तो सूट कैन बी फाइल्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन विदाउट नोटिफाइंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये डिसाइड होते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स जब चाहे तब। तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो सू कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेथ का केस है ये। ओके, नेक्स्ट,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर हम लोग फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं। अभी पढ़ा ना हमने कि थर्ड पार्टी केस कर सकती है, हम नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट केस, राइट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 39 से 47 तक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैंने आपको बोला था ना ये एक अनोखा एक्ट है जहां पर डिसोल्यूशन पहले है और रजिस्ट्रेशन बाद में, बट ठीक है, अच्छा है हमारी बुक में सीक्वेंस में। अब फर्म डिसॉल्व कैसे होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है जब सारे पार्टनर्स अग्री होते हैं कि डिसॉल्व करना है। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है। देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वाइंडिंग अप हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का, एसेट सेल होकर रियलाइज हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिवैल्यूएशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म डिसॉल्व हो जाती है कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है उसमें पूरी तरह से एक्चुअली बिजनेस बंद हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, काम बंद हो रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। देन फाइनल क्लोजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट द फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, बिकॉज अब हम लोग मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने अभी तक कुछ स्टार मार्क नहीं करा है, बट दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट कि डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है, कोर्ट के ऑर्डर से कैसे होगा, विदाउट कोर्ट ऑर्डर कैसे होगा। सो दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस। बिफोर आई डिस्कस कुछ पूछना तो पूछ लो, है ना, एक सेकेंड ना। थैंक यू सो मच तरुण, मीन्स रियली अ लॉट, मतलब दिस मैसेज मीन्स रियली रियली अ लॉट। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे। सो डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर वॉलेंटरी डिसोल्यूशन क्या होता है। सो वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कब हो सकता है, जब अग्रीमेंट में डेट लिखी हो कि हमें इस डेट को डिसॉल्व करना है और सारे पार्टनर्स का कंसेंट भी है उसमें, तब अपनी मर्जी से बिना कोर्ट के ऑर्डर के डिसोल्यूशन हो सकता है। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सो फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व कर सकते हैं बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच इज अनलॉफुल। बिजनेस को ही जो चीज अनलॉफुल बना देती है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि भैया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर बेस्ट है पॉलीबैग्स बना रही थी एक पार्टनरशिप फर्म, और फिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि पॉलीबैग्स बनाना ही इलीगल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फर्म का बिजनेस इलीगल हो गया, इसलिए फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व होना पड़ा। लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म के 3-4 और बिजनेस है, अगर ऐसा है तो आप बाकी के बिजनेस कंटिन्यू करो, वो एक बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही बिजनेस है तो आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कुछ कंटिंजेंसी अगर होती है तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो कभी भी अगर फर्म कॉन्स्टिट्यूट हो रही है फॉर अ फिक्स टर्म, on the expiry of that term, where the firm is constituted to carry on one or more adventures or undertaking, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी उस केस में डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर कभी भी पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी एक पार्टनर जो डिसोल्यूशन चाहता है उसको नोटिस लिख के देना है बाकी सारे पार्टनर्स को, बाकी सारे पार्टनर्स को उसको एग्री करना है, तब जाके फर्म डिसॉल्व होगी, और जो भी डेट लिखी होगी उस नोटिस में उसी डेट को डिसॉल्व हो जाएगी। ये तो थे वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के 4 पॉइंट्स। ठीक है, पहला अग्रीमेंट, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा
ऑन हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसीज, एंड नंबर 4 अगर पार्टनरशिप एट विल है तो। अब कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन कब होता है? नंबर 1 अगर कोई पार्टनर इंसेन या अनसाउंड माइंड का हो गया है तो, किसी पार्टनर की परमानेंट कैपेसिटी खत्म हो गई है फर्म में, कोई पार्टनर अगर मिसकंडक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट कर रहा है, तो दैट कुड बी द रीजन। देन अगर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, दैट कुड बी अनदर रीजन। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है अगर, सो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होता है? जब एम्बेजलमेंट होता है, एडनेस रिकॉर्ड्स अगर कोई बंदा मेंटेन कर रहा है, जितना कैश चाहिए उससे ज्यादा बंदे ने कैश होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट शो नहीं कर रहा है, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट के अंदर ये तो हमने देख ही लिया था कि परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा। परसिस्टेंट ब्रीच कैसे हो सकता है? चोरी चकारी करके, गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाकर, जितना कैश रखना चाहिए उससे ज्यादा रखते हैं, हमेशा ही ज्यादा रखते हैं, गलत अकाउंट्स दिखाना या अकाउंट्स दिखाने से ही मना कर देना, इट कुड बी द रीजन ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। देन कोई पार्टनर किसी ऐसे पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है खुद को जिसको बाकी पार्टनर्स चाहते ही नहीं है इन्वॉल्व करना, देन इट कुड बी द रीजन ऑफ डिसोल्यूशन। या फिर अगर परपेचुअल लॉसेस हो रहे, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे बिजनेस में, या उससे कुछ भी और मिलता जुलता ग्राउंड है, जैसे कि मैनेजमेंट डेडलॉक, पार्टनर्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, गैमलिंग, कुछ भी अगर ऐसा रीजन है तो भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? तो व्हेनेवर वी वांट टू डिसॉल्व आवर पार्टनरशिप फर्म, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सो लायबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स नहीं रहेंगे, वो कुछ भी करते हैं, क्या वो लाइबल होंगे फर्म के लिए? सो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली अगर पार्टनर्स ने कोई नोटिस नहीं दिया है कि हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में पार्टनर्स लाइबल रहते हैं। तो एक्स और वाई की एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो मान लो 14 मार्च को डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब 18 मार्च को एक्स जाकर फर्म के नाम से लोन ले लेता है जेड से, और जेड दे भी देता है, उसे पता ही नहीं है डिसॉल्व हुई है, तो यहाँ पर जेड लाइबल होगा नहीं, एक्स लाइबल होगा, वाई लाइबल होगा, क्योंकि दोनों में से किसी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। नोटिस देना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, there are exception to the rules stated in above example, even where the notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent acts। अगर नोटिस नहीं दिया है कोई लाइबिलिटी नहीं है, नोटिस दे दिया है तो लाइबल नहीं हो। ठीक है, सो स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर लाइबल नहीं होगी, इंसॉल्वेंट पार्टनर कभी भी लाइबल नहीं होता, और डोमिनेंट पार्टनर भी कभी भी लाइबल नहीं होता है। Now, right of partner to have business wound off after dissolution। जैसे ही डिसोल्यूशन होता है उसके बाद में सारे पार्टनर्स का अधिकार है कि वो बिजनेस को भी वाइंड अप करवा दे। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, बिजनेस वाइंडिंग अप के लिए पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग अथॉरिटी। तो जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगा तो जो भी अथॉरिटीज है उससे पार्टनर सिर्फ इस चीज के लिए बाइंड है कि वो फर्म का नेम मिसयूज नहीं करेंगे, डिसोल्यूशन के बाद नहीं बोलेंगे कि हम भी इस फर्म के पार्टनर है और अभी भी फर्म ऑपरेटिव है, दे विल नॉट डू एनीथिंग इलीगल ना। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट कैसे होता है? तो सबसे पहले लॉसेस या जो भी डेफिशिएंसी है शेल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो लॉसेस जो भी है वो किससे रिकवर होंगे? वो कैपिटल से रिकवर हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट, assets of the firm including any sums contributed by the partners to make up the deficiency capital। so अगर कोई भी deficiency capital में कुछ भी है तो यहाँ पर मेकअप कर सकते हैं, and they can order in paying the debts of the firm। तो सबसे पहले पैसा यूज करेंगे फर्म का डेट पे करने के लिए, फिर उसके बाद में हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली अगर कुछ कैपिटल है या कोई और थर्ड पार्टी डेट है तो वो पे करवा देंगे। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू ऑन देयर अकाउंट ऑफ कैपिटल, और फिर कैपिटल का पैसा दे देंगे। फिर भी अगर बच गया तो प्रॉफिट समझ के बांट लेंगे। समझ गए? तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि भैया पहले लॉस से सेटल करो, फिर जो आ रहा है वैसे सेटल कर लो। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स डेट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स अगेंस्ट सेपरेट डेट।
तो कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको पहले हम फर्म के लिए यूज करेंगे लोन पे करने के लिए, और फिर बचा हुआ पार्टनर्स। ओके, द सेपरेट प्रॉपर्टी of each partner shall be applied first in the payment of separate debt and the surplus if any. नेक्स्ट, यहां तक, यहां पर स्पेसिफिकली तुम्हारा ये वाला यूनिट 3 खत्म हो गया। समझ गए, यहां पर क्या हो गया, यूनिट 3 हमारा खत्म हो गया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक विच आई हैव टॉट यू? कुछ भी डाउट है यहाँ तक? दैट्स इट। चलो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, आज का हमारा सेशन जल्दी खत्म हो गया। यहाँ पर तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है। मेक श्योर यू रीड एंड रिवाइज टिल ईयर। एंड अब हम लोग कल मिल रहे हैं 50 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी के लिए। 50 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी के बाद परसों से यानी 15 तारीख से आई एम गोना टेल यू, टीच यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर कि एग्जाम में तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।